तो सर ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भी फिर ये हम कह दें कि ये फिर आरएसएस ही इन्वॉल्व थी फिर इसमें भी, जो पहलगाम का वाकया हुआ? फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो है, इसमें मेरे पास कोई इस चीज की एविडेंस नहीं है कि ये इसमें आरएसएस होगी, क्योंकि मैं एविडेंस के बगैर बात नहीं कर सकता। मेरे पास जो एविडेंस अवेलेबल है उसके मुताबिक जो पहलगाम का जो अटैक है, इसमें बराह रास्त इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसीज और वहाँ की मुकामी पुलिस और वहाँ की फौज इन्वॉल्व है। उसकी वजह यह है कि ये जिस जगह पर ये कत्लेआम हुआ, जहाँ पर के कुछ मिलिटेंट्स ने आके और बेगुनाह और नहते टूरिस्ट जो हैं उन पर हमला किया, उस जगह से जो करीब तरीन पुलिस स्टेशन है उसका फासला 30 मिनट बनता है, और यहाँ पर कोई पक्की रोड भी नहीं जाती जिस जगह पे कत्लेआम हुआ। ठीक। अब जब जाहिर बात है जो एफआईआर दर्ज होती है वो एफआईआर दर्ज होती है जब पुलिस मौके पे पहुंचती है, तो जो पुलिस का वहां पे रीचिंग टाइम है वो वहां पे पहुंचने के लिए पुलिस को कम से कम 30 मिनट चाहिए थे, लेकिन उस थाने में पुलिस जो है उसने विदिन 15-20 मिनट्स एक एफआईआर दर्ज की और एफआईआर में उन्होंने पाकिस्तान पे इल्जाम लगा दिया। जबकि मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूं, अभी तक पहलगाम का जो वाकया उसकी इन्वेस्टिगेशन अभी तक हो रही है। तो इसका मतलब यह है कि अगर इन्वेस्टिगेशन अभी कंप्लीट नहीं हुई थी, पुलिस वहां पर पहुंची नहीं थी, एफआईआर में आपने पाकिस्तान पे इल्जाम लगा दिया, तो इसका मतलब यह है कि इसमें इंडिया की स्टेट इन्वॉल्व है। ठीक है सर, लास्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान भारत की हिंदू शिदत पसंद तंजीमों और जमातों के हवाले से कैसे आलमी सतह पर आवाज उठा सकता है? क्योंकि हमने हमेशा गुज़श्ता कशीदगी से पहले सफारतकारी में कहीं ना कहीं लैक किया है, तो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में भी हम पीछे थे, लेकिन अब चीजें बेहतर हो रही हैं, तो हम किस तरह से वहां अपना किरदार अदा कर सकते हैं? देखिए, मैं इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का तो एक्सपर्ट नहीं हूं, मैं तो एक हिस्ट्री का स्टूडेंट हूं, और जो हिस्ट्री है वो ये बताती है कि पाकिस्तान की जो मुख्तलिफ हुकूमतें हैं, ख्वाह वो फौजी हुकूमतें थीं या सियासी हुकूमतें हैं, इवन मौजूदा हुकूमत है, आप देख लें कि कभी किसी पाकिस्तान के लीडर ने या वज़ीर ख़ारजा ने कभी भी ये नहीं कहा कि जो अखंड भारत का नज़रिया है ये सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरे साउथ एशिया की सलामती के लिए ख़तरा है। हाँ, हमारा दफ्तर ख़ारजा जो है वो एक स्टेटमेंट जारी करता है कि जी इंडियन पार्लियामेंट में जो अखंड भारत का नक्शा लगाया गया है ये काबिल मज़म्मत है, लेकिन जिस तरीके से हमारे प्राइम मिनिस्टर्स को और फॉरेन मिनिस्टर्स को इंटरनेशनल लेवल पर ये जो अखंड भारत का जो नज़रिया है, जिसमें आरएसएस नहीं बल्कि बीजेपी भी इन्वॉल्व है, इसको एक्सपोज करने की जरूरत। इसमें तो आपके पास नेचुरल एलाइज मौजूद हैं। अखंड भारत का मतलब है कि बांग्लादेश का खात्मा, हमें चाहिए बांग्लादेश के साथ इत्तेहाद बनाएं। अखंड भारत का मतलब है अफगानिस्तान का खात्मा, श्रीलंका का खात्मा, नेपाल का खात्मा, मालदीव का खात्मा, बर्मा का खात्मा, थाईलैंड का खात्मा, भूटान, तिब्बत, इन सब का खात्मा। तो हमें चाहिए कि हम यूनाइटेड नेशंस में जाएं, वहां पे रेजोल्यूशन मूव करने की कोशिश करें कि ये इंडियन पार्लियामेंट में एक नक्शा लगाया हुआ है इन्होंने, और इस नक्शे के मुताबिक ये साउथ एशिया के 7-8 ममालिक को खत्म करना चाहते हैं और ये हमारी सलामती के लिए खतरा है। तो अब तो सिचुएशन जो है और भी जो है वो आपके लिए फेवरेबल है। आपके पास अब एविडेंस आ गई है कि इंडियन पार्लियामेंट में किस किस लीडर ने तकरीर की है। अमित शाह ने तकरीर की है अभी थोड़े दिन पहले कि अगर जंग जो है वो 3-4 दिन लेट हो जाती तो ये पाकिस्तान जो है ये अखंड भारत का हिस्सा बन जाता। आप सबूत पेश कर सकते हैं कि जनाब ये तो अखंड भारत का नजरिया इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन है, तो इसके खिलाफ जो है वो भारत को रोका जाए, उसको कहा जाए कि अपनी पार्लियामेंट से ये नक्शा हटाओ, क्योंकि ये नक्शा जो है ये इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ है। लेकिन हमने स्टैंड तो जरूर लिया हुआ है इंडिया के खिलाफ, इंडिया की जारहियत के खिलाफ हमारी आर्म्ड फोर्सेस ने बड़ी बहादुरी से जंग लड़ी है। लेकिन मेरा ख्याल है कि पॉलिटिकल फ्रंट पर और डिप्लोमेटिक फ्रंट पर हमें आरएसएस की आइडियालॉजी, बीजेपी की आइडियालॉजी और जो अखंड भारत का नजरिया है इसको मजीद एक्सपोज करने की जरूरत है। आरएसएस की हिस्ट्री पे निगाह दौड़ाएं, आरएसएस की आइडियालॉजी को पढ़ें, तो आरएसएस जो है सबसे बड़ा खतरा इंडिया के लिए है। पाकिस्तान और खित्ते के दीगर ममालिक के लिए तो खतरा वो बाद में है। इंडिया के लिए सबसे बड़ा खतरा वो इसलिए है कि जिस तरह कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो हैं वो हमारे फादर ऑफ द नेशन हैं, उनको हम बाबाए कौम कहते हैं। इसी तरह जो महात्मा गांधी हैं वो इंडिया के फादर ऑफ द नेशन हैं, और महात्मा गांधी साहब जो हैं उनका कत्ल जो है वो आरएसएस ने किया था। जो महात्मा गांधी को कत्ल करने वाला नथुराम गोडसे था, उसके बारे में जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला कि वो आरएसएस का बाकायदा मेंबर था
उसने आरएसएस से ट्रेनिंग ली हुई थी और फिर जो उस ज़माने में जो आरएसएस के एक लीडर थे एमएस गवालकर, जी। तो उसके साथ भी उनके राब्ते थे और फिर गवालकर भी गिरफ्तार हुए महात्मा गांधी के कत्ल के इल्ज़ाम में। और महात्मा गांधी के कत्ल के इल्ज़ाम में जो इन्वेस्टिगेशन थी उसमें आरएसएस के सैकड़ों नहीं हज़ारों अफराद को शामिल तफ्तीश किया गया और देन फिर एक ब्रीफ पीरियड के लिए इंडिया में आरएसएस पर पाबंदी भी लगी। लेकिन फिर वक्त गुजरता गया और आरएसएस पर पाबंदी ख़त्म हो गई, फिर बीजेपी बन गई। तो बीजेपी जब बनी तो इसके जो अक्सर रहनुमा थे वो आरएसएस के लोग थे। और आप ये देखें कि आप पिछले 25-30 साल की जो बीजेपी की लीडरशिप है उसके माजी के कनेक्शंस देखें तो बीजेपी के कई प्रेसिडेंट और बीजेपी के कई जनरल सेक्रेटरी, बीजेपी की एग्जीक्यूटिव कमेटी के कई मेंबरान जो हैं वो बैक वक्त उनका ताल्लुक बीजेपी से भी रहा है और उनका ताल्लुक आरएसएस से भी रहा है। मिसाल के तौर पे कुछ साल पहले बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी थे राम माधव, तो राम माधव बीजेपी के भी जनरल सेक्रेटरी थे और आरएसएस के भी ऑफिस बेरर थे। तो जो आरएसएस है उसकी जो आइडियोलॉजी है, उसकी हिस्ट्री जो है वो पाकिस्तान और इंडिया के वजूद में आने से पहले शुरू होती है। इन्होंने 1937 में जो इनके लीडर थे हिंदू महासभा के, जिनको कि आरएसएस जो है वो अपना गुरु मानती है, उनका नाम था सावरकर। तो जो सावरकर थे उन्होंने अखंड भारत का नजरिया पेश किया था। अखंड भारत का नजरिया क्या है? अखंड भारत का नजरिया ये है कि ये जो आज हिंदुस्तान और पाकिस्तान और बांग्लादेश हैं वो ये कहते हैं जी कि ये दरअसल एक मुल्क है और अफगानिस्तान को, श्रीलंका को, नेपाल को, बर्मा को, मालदीव को, भूटान को, तिब्बत को और थाईलैंड को भी इस अखंड भारत में शामिल करना जरूरी है। ये उनकी आइडियोलॉजी है जी। और फिर 2-3 साल पहले जो अखंड भारत का जो नक्शा है, मैप है, जो चंद्रगुप्त मौर्य के ज़माने में जो एक अखंड भारत था, तो उसका जो मैप है वो उन्होंने अपनी पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग में भी आवेजा कर दिया है जी। तो ये जो नक्शा आवेजा किया है, जो कि सावरकर ने 1937 में ये नक्शा अप्रूव किया था और इनिशियली महात्मा गांधी भी इससे इत्तेफाक करते थे। बाद में जब उन्होंने कुछ आरएसएस के नज़रियात से इख्तलाफ किया तो फिर उनके और आरएसएस के इख्तलाफात पैदा हो गए। लेकिन अब जबकि ये नक्शा जो है, जो कि आरएसएस की आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट करता है, अखंड भारत का नजरा का जो नक्शा है, ये भारत की पार्लियामेंट में इसको आवेजा किया गया, तो इसका मतलब ये है कि बीजेपी और आरएसएस एक हैं। लिहाजा हम ये कहते रहे भले कि आरएसएस जो है वो इस खित्ते की सबसे बड़ी दहशतगर्द तंजीम है, लेकिन इस दहशतगर्द तंजीम को जो प्रोटेक्शन दे रही है वो बीजेपी दे रही है।